हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लेखन अंश का एक विशेष विषय संवाद लेखन, व्याकरण का एक मुख्य विषय लेखन विभाग का संवाद लेखन करवाने जा रही हूँ। संवाद लेखन के मुख्य बिंदुओं को सबसे पहले बताती हूँ। संवाद लेखन जो है वह एक तरह की कला है। संवाद का अभिप्राय होता है बातचीत अथवा वार्तालाप। संवाद का अर्थ होता है बातचीत या वार्तालाप। आपस में जब दो व्यक्ति बातचीत करते हैं उसको संवाद कहते हैं, और जब उसको हम लिखते हैं, लेखन का रूप देते हैं, तो वह संवाद शैली में लेखन कार्य कहा जाता है। दो व्यक्तियों की बातचीत को ही हम संवाद कहते हैं। संवाद लेखन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों का होना जरूरी है। कुछ मुख्य बिंदुओं का होना जरूरी है। संवाद लेखन के लिए आवश्यक है कुछ मुख्य बिंदु जिन पे हमें ध्यान अवश्य देना होगा, और इसके बिना संवाद जो है वह उतना प्रभावशाली नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले मैं कुछ बिंदुओं के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले संवाद लेखन के मुख्य बिंदु। सबसे पहला बिंदु है संवाद छोटे, सरल और संक्षिप्त हो। अर्थात संवाद जो होते हैं वे बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे हो, संक्षिप्त हो, संक्षेप में कहा गया हो। बात बहुत लंबा कहने से किसी को कोई इतनी रुचि नहीं लेगा। इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि संवाद अत्यंत छोटे हों और उसके पश्चात सरल होने चाहिए। उसकी भाषा सरल होनी चाहिए और साथ साथ में वह संक्षिप्त हो, तभी जो है संवाद प्रभावशाली माना जाएगा। दूसरा बिंदु, इसका मुख्य बिंदु है संवाद की भाषा स्पष्ट, प्रभावशाली। संवाद की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, पात्रानुकूल एवं भावानुकूल। दूसरा बिंदु है कि संवाद की भाषा स्पष्ट हो, पात्रानुकूल हो और भावानुकूल हो। यानी कि जब हम संवाद लिखते हैं तो संवाद की भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि भाव उसका तुरंत वक्ता और श्रोता, वक्ता जो कहे श्रोता उसको तुरंत समझ ले, इतना स्पष्ट हो, भाषा इतनी स्पष्ट हो कि श्रोता जो है तुरंत उसके भावों को समझ ले। और दूसरी बात यह है पात्रानुकूल। पात्रानुकूल यानी कि पात्र के अनुकूल, जो पात्र, जिस पात्र से बात हो रही है उस पात्र के अनुकूल। जैसे कि मान लीजिए आप एक अशिक्षित व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं या कम शिक्षित व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, और उसके साथ आप लच्छेदार भाषा, लक्षणा युक्त भाषा और अलंकार युक्त शैली से अगर बात करेंगे तो पात्र जो है आपको, आपकी बातों को नहीं समझ पाएगा। तो आपका जो संवाद है वह उतना प्रभावशाली नहीं होगा। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि संवाद जो है हमेशा पात्र के अनुकूल ही होनी चाहिए, उसकी भाषा हमेशा पात्र के अनुकूल होनी चाहिए। उसके पश्चात भावानुकूल। भावानुकूल यानी जैसा भाव आपको आपके संवाद में व्यक्त होना चाहिए उसी तरह की भाषा भी होनी चाहिए। पात्र के अनुसार, समय के अनुसार, भाव के अनुसार भाषा होनी चाहिए। भाषा यदि भावानुकूल न हुई तो वह रोचक नहीं होगी और न ही उसमें इतना प्रभाव रहेगा कि वक्ता और सुनने वाला उस पर ध्यान दे। तीसरा मुख्य बिंदु है इसका कि संवाद रोचक तथा सरल हो। संवाद के लिए सबसे मुख्य बात यह है कि संवाद जो है वह रोचक हो और सरल हो। यदि संवाद रोचक नहीं होगा तो श्रोता उसे सुनेगा नहीं और पाठक उसे पढ़ेगा नहीं। संवाद के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि संवाद जो है रोचक हो और सरल हो।
भाषा उसकी सरल हो, हर बात में क्लिष्टता, शब्दों की क्लिष्टता ना हो। दुरूह भाषा यदि हुई तो लोग उसको नहीं समझ पाएंगे, वह बोधगम्य नहीं होगा। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि संवाद में यदि हमें रोचकता लानी हो तो उसकी भाषा अवश्य ही सरल होनी चाहिए, ताकि सुनने वाला या पढ़ने वाला उसे अच्छी तरह से समझ ले। उसके बाद अगला है स्वाभाविकता एवं चुटीलापन। यानी कि संवाद में ये ध्यान रखना चाहिए कि संवाद जो है, जो लेखन कार्य किया गया है उसकी भाषा या यदि बोला जा रहा है तो उसकी भाषा में स्वाभाविकता हो, बनावटीपन न हो, कृत्रिमता न हो। संवाद में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संवाद जो है, संवाद में स्वाभाविकता हो। और चुटीलापन यानी कि जो तुरंत प्रभाव डाले व्यक्ति के, मतलब इतना प्रभावशाली भाषा हो कि वो तुरंत व्यक्ति पर प्रभाव डाले, चुटीलापन हो। ये अवश्य हमें ध्यान रखना चाहिए कि संवाद की भाषा में स्वाभाविकता होनी चाहिए और उसमें चुटीलापन होना चाहिए। अगला है कि घटना, परिस्थिति तथा समयानुकूल हो। संवाद हमेशा घटना के अनुकूल होना चाहिए, परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए और समय के अनुकूल होना चाहिए। यानी कि यदि सुख की बात है तो सुख के लिए यदि कोई अच्छे समय के लिए हम संवाद बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो हम उसके लिए दूसरी तरह की भाषा प्रयोग करेंगे। और यदि हम दुख के अवसर के लिए दुख से संबंधित कोई घटना यदि उसके लिए संवाद लिख रहे हैं तो उसकी भाषा अलग होगी। तो इसीलिए हमेशा संवाद में जो है घटना के अनुसार ही संवाद होनी चाहिए, की भाषा होनी चाहिए। और साथ साथ परिस्थिति के अनुसार, जैसी परिस्थिति हो उसी तरह का संवाद होना चाहिए। क्योंकि भाव जो है, ये संवाद जो है वो भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। यदि हम परिस्थिति के अनुसार भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, संवाद का प्रयोग नहीं करेंगे तो संवाद जो है दो व्यक्तियों के बीच के भावों का आदान प्रदान का माध्यम है। तो वह जो है ये माध्यम कार्य नहीं करेगा, ये माध्यम जो है उपयुक्त नहीं होगा। उसके बाद समयानुकूल भाषा, संवाद की भाषा जो है वह हमेशा समयानुकूल होनी चाहिए। संवाद जिस समय में हम संवाद लिख रहे हैं, जिस समय हेतु हम संवाद लिख या बोल रहे हैं, यह उसी तरह की होनी चाहिए। ये हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगला मुख्य बिंदु है कि प्रत्येक वाक्य विषय से जुड़ा हो। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बिंदु जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि संवाद का प्रत्येक वाक्य, यानी कि यदि आप संवाद के विषय से हट के अगर बात करेंगे तो आपका संवाद जो है अनर्गल लगेगा, बकवास टाइप का लगेगा। मतलब उसका मुख्य उसका जो महत्व है वह घट जाएगा। तो इसीलिए हमें संवाद के लिए ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि संवाद में जो हम वाक्य लिखेंगे वह वाक्य हमेशा विषय से जुड़ा हुआ हो, हर वाक्य विषय से जुड़ा हुआ हो। यानी कि यदि आप महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं तो आप महंगाई में बात करते करते यदि राजनीति को लेते आते हैं या खेल को लेके आते हैं तो ये उस संवाद की रोचकता को नष्ट कर देगी, उसके महत्व को नष्ट कर देगी। इसीलिए हमें ये याद रखना चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि संवाद में जो प्रत्येक वाक्य लिखे गए हों वे हमेशा विषय के अनुरूप हों। अगला मुख्य बिंदु है कि उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग हो। जहाँ जैसा विराम चिन्ह चाहिए, जैसे
अगर अल्प विराम चाहिए या अर्ध विराम है या पूर्ण विराम है, जिन भी विराम चिन्हों का या प्रयोग होना चाहिए, उन्हीं विराम संवाद लिखते समय उपयुक्त विराम चिन्हों का हमें उचित स्थान पर प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई से वाक्य लिखे और आपने विराम चिन्ह गलत जगह पे लगा दिया तो उसका पूरा का पूरा भाव ही बदल जाता है। इसीलिए विराम चिन्हों में भाव को व्यक्त करने की क्षमता होती है, अद्भुत क्षमता होती है विराम चिन्हों में, जो भाव को व्यक्त करे। जैसे आपको एक उदाहरण दूँ, जैसे रोको मत, जाने दो उसे। अगर हम रोको मत के बाद कॉमा लगाते हैं और जाने दो उसे, तो इसका भाव दूसरा होगा। और यदि हम कहते हैं कि रोको के बाद अगर विराम चिन्ह लगा देते हैं, रोको मत जाने दो उसे, तो इसका भाव पूरी तरह से बदल जाएगा। तो इसीलिए विराम चिन्ह का विशेष महत्व है। उचित जगह पे, उचित स्थान पे उचित विराम से चिन्ह का प्रयोग हमें संवाद लेखन में करना चाहिए। संवाद लेखन के समय या संवाद बोलते समय दोनों में विराम चिन्ह का विशेष महत्व है। और अगला एवं अंतिम है कि मनोभावों को कोष्ठकों में लिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप एकांकी लिख रहे हैं, यदि आप एकांकी के संवाद लिख रहे हैं तो उसमें पात्र होते हैं, तो पात्रों के मन की भाषा जैसे है, मन के भाव हैं, उनको आप हमेशा कोष्ठक एक ब्रैकेट का चिन्ह लगाएंगे, एक कोष्ठक का चिन्ह लगाएंगे और कोष्ठक का चिन्ह लगा करके उसके अंदर पात्र के मनोभावों को लिखेंगे। यानी कि पात्र का मनोभाव यदि व्यक्त करना हो तो हम उसको जब अभिनय करते हैं तो अभिनय के समय हम उन मनोभावों का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए जब भी संवाद लेखन का कार्य करें तो पात्र के मनोभावों को कोष्ठ में दर्शाना चाहिए, कोष्ठ में लिखना चाहिए। इस प्रकार इन कुछ बिंदुओं पर यदि हम ध्यान देते हैं तब जाकर हमारा संवाद रोचक होगा और प्रभावशाली होगा एवं वह लोगों के भावों को, लोगों के अंतर को छुएगा। तो इस प्रकार हमें इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। एक बार पुनः आपको मैं फिर से एक बार इनको दोहराती हूँ कि संवाद जो है आपसी, जो संवाद का मुख्य अभिप्राय है कि हम जब बातचीत करें तो हम आपस में दो मन के भावों को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने मन के भावों को व्यक्त कर सके, इस प्रकार का संवाद होना चाहिए। यानी कि दो व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप होता है उस वार्तालाप को हम संवाद कहते हैं। और इसी वार्तालाप को जब हम लिखते हैं, उसका लेखन कार्य करते हैं, तो इसे संवाद लेखन कहते हैं। अब इनके मुख्य बिंदु जो कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है इसका संवाद छोटे, सरल और संक्षिप्त होने चाहिए। मुख्य बिंदु में पहला है कि संवाद हमेशा छोटे, सरल और संक्षिप्त होने चाहिए। संवाद का दूसरा मुख्य बिंदु है कि संवाद की भाषा सरल, स्पष्ट और भावानुकूल होनी चाहिए। संवाद की एक और विशेषता है कि संवाद की भाषा हमेशा स्पष्ट, पात्रानुकूल और समयानुकूल होनी चाहिए। इसके पश्चात तीसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि संवाद रोचक तथा सरल होना चाहिए। संवाद हमेशा रोचक तथा सरल होना चाहिए। अगला मुख्य बिंदु है कि संवादों में स्वाभाविकता तथा चुटीलापन होना चाहिए। संवादों में स्वाभाविकता और चुटीलापन अवश्य होना चाहिए। इसके पश्चात अगला मुख्य बिंदु है संवाद घटना, परिस्थिति व समयानुकूल होना चाहिए। संवाद हमेशा घटना, परिस्थिति और समयानुकूल होना चाहिए। यानी कि संवाद लिखते समय घटना, परिस्थिति एवं समय का ध्यान रखना चाहिए।
फिर उसके बाद अगला मुख्य बिंदु है संवाद का प्रत्येक वाक्य विषय से जुड़ा होना चाहिए। संवाद का प्रत्येक वाक्य विषय से जुड़ा होना चाहिए। और उसके पश्चात एक और इसमें है विशेष बात, वह है कि संवाद लिखते समय उसमें उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग उचित स्थान पर करना चाहिए। संवाद लिखते समय इसमें उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग उचित स्थान पर करना चाहिए। और अगला है और अंतिम बिंदु कि जब हम संवाद लिखते हैं तो जो पात्रों के मनोभावों को लिखते हैं तो पात्रों के मनोभाव को हमें कोष्ठक में दर्शाना चाहिए, हमें कोष्ठक में लिखना चाहिए। और सबसे मुख्य बात यह है, सबसे ज़्यादा मुख्य बात यह है कि जब हम संवाद लिखते हैं तो हमें एक बात का ध्यान देना चाहिए कि ये जो निशान है ये एकदम बराबरी में हो, समानांतर हो, ऊपर से नीचे तक ऐसा ना हो कि यात्री का आप यहाँ पे निशान लगाएं और बस परिचालक का बड़ा शब्द है तो आप इसको यहाँ पे लगाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समानांतर होना चाहिए, ये समानांतर आपको हमेशा ध्यान देना होगा। संवाद लिखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि इसमें जो है आपको इसके एक निश्चित वो होगी, लाइन होगी, उसी के अनुरूप हम एक के नीचे एक ही निशान लगा सकते हैं, आगे पीछे करके नहीं लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी पंक्ति यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई तो हम उसको यहाँ पे लेके चले आए, ये ध्यान रखना है आपको। हमारी पंक्ति यदि यहाँ पे नहीं ख़त्म होती है तो संवाद की लाइन पंक्ति यदि ख़त्म नहीं होती तो इसको लेके हम यहाँ नहीं आ सकते, हम इसके नीचे ही लिखेंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि संवाद हमेशा एक के नीचे एक ही करेंगे और पात्र भी हम एक के नीचे एक ही लिखेंगे, ये ध्यान देने की बात है। क्योंकि लेखन में भी एक सुंदरता होनी चाहिए। स्पष्ट तभी होगा जब हम इस सभी बातों को ध्यान देंगे। अगर हम यहाँ का लिखा हुआ यहाँ तक लेके चले आते हैं तो ये बोधगम्य नहीं होगा, हमेशा भ्रामक वो एक दृश्य पैदा करेगा। मतलब हमें भ्रम भी हो सकता है, पढ़ने वाले को एक भ्रम भी हो सकता है कि इसका भाव क्या है, वो भाव को व्यक्त करने में सफल नहीं होगा। इसलिए तो अभी आपको मैं एक संवाद लिखा हुआ है, ये इसको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। सबसे पहले इसका विषय देख लीजिए। विषय क्या है? यात्री और बस परिचालक के बीच संवाद। यात्री और बस परिचालक के बीच संवाद, यानी कि एक यात्री है एक पात्र और बस परिचालक एक दूसरा पात्र है। दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, दोनों की बातों को हमने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहला पात्र है आपका यात्री। सबसे पहला पात्र आपका क्या है? यात्री। तो यात्री के लिए आपका पहला वाक्य है कि क्यों भाई यह बस कहाँ जा रही है। मान लीजिए यात्री ने प्रश्न पूछा बस परिचालक से कि बस कहाँ जा रही है, तो इसको हम उसके भाव के अनुसार हम लिखेंगे कि क्यों भाई, और एक विस्मयादि बोधक का चिन्ह देंगे संबोधन के लिए। क्यों भाई यह बस कहाँ जा रही है। अब आप इसमें देखिए विराम चिन्ह में प्रश्नवाचक चिन्ह का यहाँ पे निशान लगाया गया है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा रहा है यात्री से। यात्री प्रश्न पूछ रहा है बस परिचालक से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हमने बताया कि जो हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, उचित विराम चिन्ह का उचित स्थान पर प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे एक देखिए ये विराम चिन्ह है और एक ये विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे आप लगा रहे हैं किसी संबोधित कर रहा है यात्री बस परिचालक को, तो इसीलिए यहाँ विस्मयादि संबोधन के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाए। और उसके बाद ये प्रश्न कर रहा है कि ये बस कहाँ जा रही है, इसके लिए यहाँ पे हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, ठीक है। फिर अब आपका दूसरा वाक्य है बस परिचालक जो है वह उत्तर दे रहा है।
आप देखिए ये निशान और ये निशान ठीक एक के नीचे एक लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि बस परिचालक लंबा शब्द है तो बड़ा शब्द है तो हम उसको यहाँ तक ले आएंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें इसी निशान के ठीक नीचे दूसरा निशान लगाना है। अब बस परिचालक उत्तर दे रहा है यह बस तो हरिद्वार जा रही है। अब यहाँ पे उत्तर है इसीलिए हमने विराम चिन्ह लगाया है, पूर्ण विराम। ठीक है, हमने पूर्ण विराम का एक चिन्ह लगा दिया है। यह इसका उत्तर है कि यह बस तो हरिद्वार जा रही है। इसमें हमने विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। अब फिर से देखिए ये यात्री प्रश्न पूछ रहा है। फिर आपका देखिए इसके नीचे ये जो डैश का निशान है, योजक ये जो है निशान लगा हुआ है, ये निशान ठीक इसी के नीचे लगा है। अब इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि कितने बजे चलेगी बस, कितने बजे चलेगी। तो यहाँ पे आपके यात्री का जो प्रश्न है उस प्रश्न के अनुरूप यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ भी ये देखिए प्रश्न के अनुरूप विराम चिन्ह का प्रयोग हमने किया है। फिर अगला वाक्य है बस परिचालक जवाब दे रहा है सवारी पूरी होते ही बस चलेगी। आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें मुख्य बिंदु है कि परिस्थिति समयानुसार होना चाहिए, वाक्य हमेशा विषय से जुड़ा होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे बस यात्री और परिचालक के बीच बात है, इसीलिए सारी बातें बस से संबंधित हो रही हैं, कोई बस से अलग कोई बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे बस परिचालक पूछ रहा है कि सवारी पूरी होते ही वो बस यात्री पूछ रहा है कितने बजे चलेगी। यह तो बस परिचालक इसका उत्तर दे रहा है सवारी पूरी होते ही बस चलेगी। यहाँ भी देखिए उत्तर होने के कारण हमने पूर्ण विराम का चिन्ह यहाँ पे लगाया है। इसके पश्चात अगला वाक्य है यात्री अब प्रश्न पूछ रहा है कि किंतु इसके चलने का कोई निश्चित समय तो होगा। ये यात्री जो है बस के बारे में ही पूछ रहा है, कह रहा है कि किंतु इसके चलने के लिए कोई निश्चित समय तो होगा। तो अब जो है बस परिचालक जवाब देता है 5 बजे, यानी कि इस बस के चलने का समय, यहाँ से छूटने का समय कितना है 5 बजे। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग, क्योंकि वाक्य पूर्ण हो गया इसीलिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। अगला है यात्री पूछ रहा है। अब आपको एक और जो बताया गया है कि पात्र के मनोभावों को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, एक कोष्ठक में लिखेंगे। तो अब एक मनोभाव है यहाँ पे, यात्री जो है, यात्री यहाँ पे आपका ये मनोभाव है झुंझलाते हुए। यहाँ पे देखिए एक कोष्ठक का निशान हमने लगाया है। ये देखिए कोष्ठक का निशान हम लगा रहे हैं। कोष्ठक का निशान लगा के ये उसके मनोभाव को हम व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पे यात्री जो है झुंझलाते हुए, मैंने उसको बुरा लग रहा है तो उसके मन के मनोभावों को ये व्यक्त कर रहा है, झुंझलाते हुए। अरे 5 तो कब के बज गए हैं। अब यहाँ पे यात्री जो है झुंझलाते हुए कि अरे 5 तो कब का बज गया। 5 तो कब के बज गए हैं, कब के बज गए हैं। यात्री के मनोभाव को ये व्यक्त कर रहा है। आपको हमने यहाँ बताया कि मनोभावों को कोष्ठकों में लिखना चाहिए। मनोभाव यहाँ पे क्या है कि यात्री जो है, यात्री को बुरा लग रहा है, झुंझला रहा है, तो यात्री झुंझलाते हुए ये हमने कोष्ठक में लिखा है। वो कह रहा है कि अरे 5 तो कब के बज गए हैं, फिर क्यों देर कर रहे हो, फिर क्यों देर कर रहे हो। यहाँ पे देखिए यही इसी का वाक्य है, तो हम इसको फिर इसी के नीचे यहाँ तक नहीं लाएंगे, ये देख लीजिएगा। फिर क्यों देर
कर रहे हो। ये देखिए, आपको जो हमने एक बात बताई कि यहाँ पे एक तो आप ये जो कोष्ठक का प्रयोग करेंगे मनोभाव को व्यक्त करते हुए, और दूसरी बात इस वाक्य अभी ये इसका कथन पूरा नहीं हुआ यात्री का, तो यात्री के बचे हुए कथन आपकी पंक्ति यहाँ पूरी हो जाती है तो आपको यहाँ पे लाना होगा, यानी कि पंक्ति का प्रयोग जो आपने किया, मैंने पंक्ति का जो बचा हुआ अंश है उसको फिर से आप यहाँ पे लेके आते हैं। ये इस तरह से आपको अपने संवाद को लिखना चाहिए। संवाद को लिखने के लिए और उसके बाद आपको ये बता दें कि यहाँ पे ये वाली पंक्ति शायद आपको दिख नहीं रही है, ये पंक्ति यहाँ पे लिख दे रही हूँ। यहाँ पे ये जो है पंक्ति यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यात्री जो है झुंझलाते हुए यहाँ पे ये पंक्ति आपको दिख नहीं रही है इसीलिए इसको यहाँ मैंने लिख दिया। यात्री जो है वो झुंझलाते हुए कि अरे 5 तो कब के बज गए हैं। ठीक है, तो इसका बचा हुआ अंश है फिर क्यों देर कर रहे हो, इसको हम यहाँ पे ही लिखेंगे। छोटा सा लिख देती हूँ इसमें, फिर क्यों देर कर रहे हो। अब आप देखिए कि इसका बचा हुआ अंश फिर हमने यहाँ से लिखा, न कि यहाँ से। ये ध्यान देने की बात है कि इस वाक्य का बचा हुआ अंश हम फिर से यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से नहीं लिखेंगे, ये ध्यान देने की बात है। अब आप इसके आगे का अंश देखिए कि यात्री जो है बस परिचालक कर रहा है, अभी बस चलने ही वाली है, अभी बस चलने ही वाली है। अब यहाँ पे यहाँ फिर से हम लिखेंगे कि अभी बस चलने ही वाली है। ये वाक्य हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे स्थान न होने के स्थानाभाव के कारण यहाँ पे नहीं लिखते हैं, अभी बस चलने ही वाली है। यात्री बस परिचालक अब कहता है कि अभी बस चलने ही वाली है। अब यात्री यहाँ पे कहेगा आपको यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान देना चाहिए। यात्री कहता है कि आपको यात्रियों की सुविधा का ध्यान देना चाहिए। आपको यात्रियों की सुविधा का ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे बस यात्री जो है वो कहता है आपको यात्रियों की सुविधा का ध्यान देना चाहिए। अब अगला है कि इसके अगले वाक्य को बता रही हूँ। फिर अब बस परिचालक कहता है अभी बस चलने ही वाली है, अभी बस चलने ही वाली है, अभी बस चलने ही वाली है।
अगला वाक्य है कि अभी बस चलने ही वाली है। अब अंतिम इसके बाद जो है बस यात्री बोलेगा। यात्री बोल रहा है आप कि साहब, यात्री कर रहा है अब इसके बाद यात्री का कथन है। इसके बाद कह रहा है कि अभी बस चलने ही वाली है। बस परिचालक बोल रहा है, यात्री कह रहा है थोड़ी देर बाद अब तो बस भी घर गई। मतलब कि ये यात्री अब बोल रहा है थोड़ी देर बाद। आपको यहाँ पे उसके मनोभाव का थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है थोड़ी देर बाद। आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, एक कोष्ठक में लिखेंगे। तो कह रहा है अब बस तो भर गई। अब यात्री कह रहा है कि अब तो बस भर गई है, मतलब कि अब तो चलिए। यहाँ पे देखिए आप, फिर से हम यहाँ पे कोष्ठक का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार ये संवाद इस तरह से। अब आपको समझ में आ गया होगा संवाद लेखन कैसे करते हैं। अगली कक्षा में आपको फिर दूसरा संवाद बताएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए, फिर से एक बार बता देते हैं कि मुख्य बिंदु ये सब मुख्य है कि संवाद छोटे और सरल हो, भाषा स्पष्ट और पात्रानुकूल हो, संवाद रोचक और सरल हो, स्वाभाविकता एवं चुटिलापन हो, घटना परिस्थिति और समयानुसार संवाद लिखा गया हो, प्रत्येक भाषा विषय से जुड़ा हो। जैसा कि आपने देखा बस यात्री और परिचालक से बातचीत हो रही है, तो इसमें सारी बातें उससे संबंधित हैं, बस से ही सारी बातें संबंधित हैं। और उसके बाद उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करिए। तो जहाँ पे देखिए विराम चिन्ह, जहाँ पे पूर्ण विराम है, कहीं प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, विराम चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग करना चाहिए। और पात्र के मनोभाव को कोष्ठक में लिखना चाहिए। जैसे झुंझलाते हुए वह उसके मनोभाव को यहाँ ये शब्द जो है ब्रैकेट में कोष्ठक में लिखा गया है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि संवाद कैसे लिखते हैं, संवाद लिखने का क्या सही तरीका है।